हेलो बच्चों, मैं ब्रजेश चौधरी आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे एल्कोहलों का वर्गीकरण, आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा एल्कोहलों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण निम्न 3 पद्धतियों में किया जाता है। फर्स्ट है आपका साधारण या रूढ़ पद्धति, सेकंड है आपका व्युत्पन्न पद्धति डेरिवेटिव सिस्टम, और लास्ट आपका जो है वो है IUPAC पद्धति, IUPAC सिस्टम। एल्कोहलों का नामकरण निम्न 3 पद्धतियों में पढ़ा जाता है। फर्स्ट है आपका बेटा साधारण पद्धति। साधारण पद्धति बोले तो कॉमन सिस्टम, और साधारण पद्धति में एल्कोहलों का नाम एल्किल एल्कोहल लिखा जाता है। एल्किल एल्कोहल लिखा जाता है। एल्कोहल क्या होता है आपका OH समूह। एल्किल क्या है बेटा आपका हाइड्रोजन मुक्त मूलक। OH को छोड़कर जितने भी आपको कार्बन की चेन दिखती है वो सभी क्या होती है बेटा एल्किल समूह होती है। जैसे CH3OH, इस OH को छोड़कर ये जो आपको CH3 है, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं कि साहब ये एल्किल समूह क्या होता है, मुक्त मूलक यानी कि हाइड्रो कार्बन क्या होता है, तो बेटा एल्किल समूह, ठीक है। OH को छोड़कर जितने भी कार्बन समूह होते हैं सभी एल्किल समूह होते हैं, हाइड्रोजन मुक्त मूलक होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसका नाम क्या होगा एल्किल के रूप में। CH3 क्या बोलेंगे अपन मैथिल, और OH को क्या बोला जाता है एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका मैथिल एल्कोहल। सेकंड है आपका CH3CH2OH। CH3CH2 को क्या बोलते हैं अपन एथिल, और OH को क्या बोलेंगे एल्कोहल, तो इसका नाम क्या होगा आपका एथिल एल्कोहल। ऐसे आपके लिए दिया जाए, विशेष ध्यान दें इस वाले एग्जाम्पल पर, कि ऐसा एल्कोहल जिसमें एक कार्बन से 2 अन्य कार्बन जुड़े हुए हों, उस पर OH समूह जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे कार्बन को 2 डिग्री कार्बन तथा एल्कोहल को 2 डिग्री एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल कहा जाता है। और द्वितीयक एल्कोहल या द्वितीयक एल्कोहल के लिए किस समूह का प्रयोग किया जाता है बेटा आइसो। कितने कार्बन है 1 2 3 को क्या बोलते हैं अपन प्रोपिल, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट है आपका CH3। अगर कोई आपसे 3 डिग्री कार्बन पूछे तो ऐसा कार्बन जिसमें एक कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हों 3 डिग्री कार्बन कहलाता है, तथा उस पर जुड़ने वाले हुए समूह को तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। और इसका साधारण पद्धति या रूढ़ पद्धति में नाम टर्ट बोले तो TERT टर्ट या टी भी लिख दिया जाता है। कितने कार्बन है बेटा 4, उनका नाम एल्किल समूह के रूप में क्या हो जाएगा आपका ब्यूटिल, तो टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम होगा। साधारण पद्धति फर्स्ट था आपका बेटा साधारण पद्धति या रूढ़ पद्धति। साधारण पद्धति या रूढ़ पद्धति में एल्कोहलों का नाम एल्किल एल्कोहल लिखा जाता है, एल्किल एल्कोहल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका व्युत्पन्न पद्धति ड्राइव्ड सिस्टम। व्युत्पन्न पद्धति बेटा इस पद्धति में एल्कोहल को कार्बिनोल लिखा जाता है। जो आपका व्युत्पन्न पद्धति है, इस व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल का नाम कार्बिनोल लिखा जाता है। CH3OH को कार्बिनोल कहते हैं, तो व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहल का नाम कार्बिनोल का व्युत्पन्न मानकर दिया जाता है। जैसे
CH3CH2OH। जिस कार्बन से डायरेक्ट OH समूह जुड़ा होता है उसे कार्बिनॉल कहा जाता है। तो ये कौन सा समूह है आपका? कार्बिनॉल। उसके बाद जो कार्बन का भाग बनता है उसे क्या मानते हैं? एल्किल। यानी कि व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का नाम एल्किल कार्बिनॉल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया? एल्किल कार्बिनॉल लिखा जाता है। तो इसका नाम क्या होगा आपका? मैथिल, और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा आपका? कार्बिनॉल। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका? मैथिल कार्बिनॉल। नेक्स्ट है आपका, अब वो जिस कार्बन से सीधा हुआ समूह जुड़ा हुआ है वो क्या होगा आपका? कार्बिनॉल। बचा हुआ एल्किल समूह क्या है आपका बेटा? 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एथिल। और नाम क्या हो जाएगा आपका? एथिल कार्बिनॉल। एथिल कार्बिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, CH3CH3OH। देखो जिस कार्बन से सीधा आपका OH समूह जुड़ा हुआ है उसको कार्बिनॉल कहा जाता है। उसके बाद कितने एल्किल समूह बच रहे हैं? 2। दोनों समान है और एक ही कार्बन पर जुड़े हुए हैं तो इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा? डाईमेथिल कार्बिनॉल। और नेक्स्ट आपका अगला जो एग्जाम्पल है वो है बेटा आपका CH3 एंड OH। इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? जिससे सीधा हुआ समूह जुड़ा हुआ है उसको तो अपन बोल रहे हैं कार्बिनॉल। तीनों सेम है तो अपन क्या बोलेंगे? ट्राईमेथिल कार्बिनॉल। ठीक है। दोबारा से देखिए कि बेटा जो आपका व्युत्पन्न पद्धति है, व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का नाम कार्बिनॉल लिखा जाता है। और बेटा CH3OH को अपन क्या कहते हैं? कार्बिनॉल कहते हैं। CH3OH को अपन क्या कहते हैं बेटा? कार्बिनॉल। तो जिस कार्बन से सीधा OH समूह जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? कार्बिनॉल कहा जाता है। और नेक्स्ट आपकी जो पद्धति आती है वो है बेटा आपका IUPAC सिस्टम, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति। बेटा इस पद्धति में एल्कोहलों का नाम एल्केन प्लस ऑल लिखा जाता है। जो कार्बन की जो श्रृंखला होती है, कार्बन की चेन होती है उसको एल्केन, जबकि OH समूह को क्या कहा जाता है बेटा? ऑल। उसका यानी कि सफिक्स यूज किया जाता है। सफिक्स बोले तो अनुलग्न यूज किया जाता है। जैसे CH3OH, तो CH3 का एल्केन के रूप में नाम क्या होगा बेटा? मेथेन। और OH को अपन क्या बोलते हैं? ऑल। और अगर दोनों को जोड़ें तो क्या हो जाएगा आपका? मेथेनॉल या 1-मेथेनॉल, कुछ भी अपन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका CH3CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1-एथेनॉल, क्योंकि कार्बन 2 को क्या बोलते हैं? एथेन, और उसमें लग जाएगा ऑल तो 1-एथेनॉल। CH3CH2OH, इसको क्या बोलेंगे अपन? 1-प्रोपेनॉल। ठीक है। अगर आपके लिए दिया गया हो CH3CH3OH सेकेंडरी एल्कोहल। अब देखो IUPAC बनाने के लिए लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। तो बेटा इसमें लंबी से लंबी श्रृंखला क्या होगी? 1, 2, 3। तो OH समूह कौन से कार्बन पे आपका? 2 डिग्री पे। तो आपका नाम क्या हो जाएगा? 2-प्रोपेनॉल, या अपन बोल सकते हैं प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट आपके लिए दिया गया है बेटा CH3 एंड OH। लंबी से लंबी चेन, 3 कार्बन की, इधर से ये किसकी मर्जी चलेगी बेटा? स्टूडेंट्स की मर्जी चलेगी, हमारी मर्जी चलेगी, क्योंकि कहीं से भी लेने पर 3 कार्बन की चेन फॉलो होती है। तो यहाँ पे जो है आपका ये क्या प्रतिस्थापित है? उसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2-मेथिल प्रोपेन 2-ऑल या 2-प्रोपेनॉल। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHOH एंड CH3। नामकरण उधर से करते हैं जिधर से कोई
क्रियात्मक समूह नजदीक आता हो तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, हेक्स 3 in 2 ऑल। ठीक है, एक और देखिए आप, CH3CHBr डबल बॉन्ड CHCl CHOH एंड CH3। बेटा इधर से देखे तो भी दो और इधर से देखे तो भी दो, लेकिन नामकरण आप कंडीशन नहीं आती है कि इधर से किया जाए। तो देखो बेटा OH है वो क्रियात्मक समूह, और जो Br है हेलोजन, ये क्या है आपका बेटा, प्रतिस्थापी समूह है। तो नामकरण क्रियात्मक समूह की तरफ से करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो आपने देखा कि अब अपन लिखेंगे क्या। तो बेटा देखो Cl पहले आता है या Br, तो अपन क्या लिखेंगे, 6 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्ट 4 in और 2 ऑल। ठीक है ना, विशेष ध्यान दो। नेक्स्ट आता है बेटा, इसका चल रहा है, बार बार देखना पड़ता है, कल बंद हो गया था बेटा और हम बनाते रहे थे, 45 मिनट ऐसे ही चले और वीडियो बंद हो गई थी, तो बार बार देखना पड़ता है कि आज तो बंद नहीं हो रही है, ऑटोमेटिकली हो गया था कल, टेक्निकल प्रॉब्लम। तो बेटा नेक्स्ट है इसका IUPAC में कि यदि कोई साइक्लो चेन दी गई हो, ये कौन सी चेन है बेटा, साइक्लो। साइक्लो चेन का मतलब क्या है, चक्रीय संरचना हो लेकिन उसमें डबल बॉन्ड ना हो, तो ये साइक्लो। तो देखना 1 2 3 3 मैथिल साइक्लोब्यूटेन 1 और। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें आता है बेटा समाव्यवता। ये बहुत अच्छा टॉपिक है इसका, समाव्यवता। तो एल्कोहलों में निम्न 4 प्रकार की समाव्यवता पाई जाती है। एल्कोहलों में निम्न 4 प्रकार की समाव्यवता पाई जाती हैं, जिसमें आपका बेटा नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपका बेटा नंबर फर्स्ट जो है वो है श्रृंखला समाव्यवता। श्रृंखला समाव्यवता आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुके हैं। श्रृंखला समाव्यवता को चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कोई भी आपके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देगा, जैसे C4H10O के पॉसिबल CI बनाइए। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये CI क्या है। बेटा C का मतलब होता है चेन और I का मतलब होता है आइसोमेरिज्म, तो CI को चेन आइसोमेरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, होता क्या है बेटा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन की श्रृंखला परस्पर छोटी हो जाती है, बदल जाती है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को श्रृंखला समाव्यवता कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन श्रृंखला परस्पर छोटी हो जाती है, बदल जाती है, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को श्रृंखला समाव्यवता या CI के नाम से जाना जाता है। देखो कितने कार्बन थे बेटा, 4 कार्बन, इस पे क्या जुड़ा हुआ है OH। तो देखो 4 कार्बनों को कैसे लिखेंगे, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, CH3 CH2 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 OH। अब कार्बन की चेन 4 की है ना बेटा, 4 कार्बन चेन, छोटी होगी तो कितने कार्बन की चेन रह जाएगी बेटा, 3 कार्बन की चेन रह जाएगी। और आपका ये तो क्या है आपका 1 ब्यूटेनॉल, और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा 1 2 3 2 मैथिल 1 प्रोपेनॉल। ये कार्बन की चेन कितने की बेटा, 3 की। तो आपकी एक बात और समझ में आया कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं,
लेकिन उनमें कार्बन की श्रृंखला परस्पर बदल जाती है। यहाँ कितने कार्बन थे बेटा 3 और यहाँ कितने कार्बन हैं 4। आपके एक और जो अच्छा क्वेश्चन इसका जो बनता है वो ये बनता है कि बेटा श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम 4 कार्बन का होना आवश्यक है। अगर कार्बन 3 होंगे तो बेटा इससे छोटी कोई श्रृंखला नहीं बन सकती, इसलिए अपन कहते हैं कि बेटा श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन का होना आवश्यक है, 4 कार्बन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका स्थिति समावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म को पीआई के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कब शॉर्ट फॉर्म में दे देता है कि निम्न के पॉसिबल पीआई बनाइए। तो देखो स्थिति समावयवता, स्थिति समावयवता पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसको स्थान समावयवता या पैलेस समावयवता के नाम से भी जाना जाता है। क्या होता है बेटा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति परस्पर बदल जाती है। 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति परस्पर बदल जाती है। इसमें कार्बन की चेन नहीं बदलती, इसमें कार्बन की श्रृंखला परिवर्तित नहीं होती। ऐसी समावयवी क्या कहलाते हैं बेटा, स्थिति समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। दोबारा सुनिए, ये देखिए बेटा, सॉरी 8 आएगा, 3 और 5 7 8, ठीक है। इसके पीआई कितने बनेंगे 2। हाँ तो सुनो बेटा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति परस्पर बदल जाती है, उसमें कार्बन की चेन नहीं बदलती, एक दूसरे की स्थिति समावयवी कहलाती है तथा इस घटना को स्थिति समावयवता कहते हैं। इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है, इसे पीआई भी कहते हैं। आपके समझ में एक बात आ रहा है कि पीआई पोजीशन आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम 3 कार्बन का होना आवश्यक है, लेकिन श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करने के लिए न्यूनतम 4 कार्बन का होना आवश्यक है। तो इसमें क्या बनेगा बेटा 1 प्रोपेनॉल और ये क्या बनेगा 2 प्रोपेनॉल। तो कार्बन की चेन तो 3 की है लेकिन स्थिति यहाँ 1 पे थी और यहाँ किस पे आ गई बेटा 2 पे, ठीक है। तीसरी जो समावयवता है आपकी वो है बेटा क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता या फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोले तो FI, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह परस्पर बदल जाते हैं। बेटा क्रियात्मक समूह की स्थिति नहीं बदलती, या क्रियात्मक समूह ही बदल जाता है, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते तथा इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। दोबारा सुनो कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह परस्पर बदल जाते हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहा जाता है। जैसे आपके लिए कोई क्वेश्चन दिया गया है बेटा C3H6 और O, ठीक है। अभी अपन क्या करें बेटा, इसमें सॉरी 8 आएगा, CH3 CH2 CH2OH। एक तो इसका क्रियात्मक समूह बना एल्कोहल और दूसरा बेटा कितने, एक O और एक ये CH3, इधर CH3 और ये CH2, 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि अणुसूत्र दोनों में समान है लेकिन दोनों क्रियात्मक समूह क्या हो जाते हैं बेटा, परस्पर बदल जाते हैं। ये तो क्या है बेटा आपका एल्कोहल और नीचे जो है वो क्या है आपका बेटा ईथर। और ईथर किसे कहा जाता है कि जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हुए हों उसे ईथर कहा जाता है। तो बेटा दिया गया अणुसूत्र है आपका C3H8O लेकिन उसमें क्या होता है बेटा, क्रियात्मक समूह परस्पर बदल जाते हैं। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। एल्कोहल और ईथर एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं, इस घटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। दोबारा से देखिए, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति परस्पर बदल जाती है, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को
क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। ठीक है, लास्ट है बेटा आपका चौथी जो समावयवता है वो है आपकी प्रकाशिक समावयवता, लाइट आइसोमेरिज्म। बहुत अच्छी है बेटा, ये काफी अच्छा पॉइंट है। प्रकाशिक समावयवता विशेष याद दें, ध्यान दें कि बेटा प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए फर्स्ट जो शर्त है, यानी कि प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए जो शर्त है वो क्या है बेटा, कि क्रेल कार्बन का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? क्रेल कार्बन का होना आवश्यक है। क्रेल कार्बन किसे कहते हैं कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं से, अलग अलग एल्किल समूह से जुड़ी हुई हों, अलग अलग परमाणुओं से जुड़ी हुई हों, तो उसे क्या कहा जाता है बेटा? क्रेल कार्बन कहा जाता है। ABCD। तो ऐसा कार्बन क्या होगा बेटा? क्रेल कार्बन। अगर क्रेल कार्बन होगा तो वो क्या करेगा? प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करेगा। दूसरा क्या है? PPL का होना आवश्यक। क्यों? क्योंकि बेटा PPL क्या होता है बेटा? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बोले तो समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल, पोलराइज्ड ध्रुवित और लाइट प्रकाश। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश होगा तो बेटा वो उसे दो रूपों में घुमाता है। एक तो घुमाता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और एक कहाँ घुमाता है बेटा? वामावर्त, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या है बेटा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर दक्षिणावर्त घुमाएगा तो बेटा उसको बोलते हैं D या फिर प्लस का चिन्ह, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो L या फिर माइनस का चिन्ह यूज करते हैं। बेटा D का जो नाम होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका नाम होता है लिबियो रोटेटरी। ठीक है, विशेष ध्यान दें, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने के लिए क्रेल कार्बन का होना आवश्यक है। क्रेल कार्बन के साथ साथ उसमें PPL भी होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगा तो वो उसे दो प्रकार से बेटा घूर्णित करता है, घुमाता है एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर दक्षिणावर्त घुमाएगा तो बेटा उसको D या प्लस का चिन्ह, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो L या माइनस का चिन्ह। बेटा D को डेक्स्ट्रो रोटेटरी और L को लिबियो रोटेटरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब अपन पढ़ रहे हैं बेटा प्रकाशिक समावयवता कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं तथा जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, क्या कहलाते हैं बेटा? एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, एक दूसरे के प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। दोबारा सुनो कि दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन इनमें उपस्थित अणुसूत्र एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस घटना को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया हुआ है बेटा 2-ब्यूटेनॉल, 2-ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CHOH एंड CH3। ठीक है, अगर इसको मैं क्रेल कार्बन के रूप में लिखूं तो बेटा ये तो क्या है आपका H और ये क्या है आपका OH, ऊपर क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका CH3। तो इसकी चारों जो संयोजकता है वो किससे जुड़ी हुई है बेटा? अलग अलग कार्बन से। यदि इनको दर्पण के सामने रखा जाए तो बेटा दर्पण के सामने लिखा जाए तो इसका दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर पूर्णतः अध्यारोपित नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि बेटा लेफ्ट हैंड का आपका ये जो हैंड सॉक्स है वो राइट हैंड में पहने या लेफ्ट हैंड का जूता अपन राइट हैंड में पहने तो वो प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो पाता। तो ऐसे अपन क्या कहते हैं बेटा, ये ऐसा तो नहीं होगा कि अपन दर्पण के सामने आपको देखें कि आपके पैर ऊपर दिखाई दें और आपका थोबड़ा नीचे दिखाई दे, आपका चेहरा नीचे दिखाई दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो एक दूसरे का क्या होता है बेटा? दर्पण प्रतिबिंब होते हैं ये। तो ये क्या बेटा दक्षिणावर्त घूम रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? D या प्लस, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो L या माइनस। D को क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L को क्या बोलते हैं? लिबियो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। ये कब होगा बेटा? जब समतल ध्रुवित प्रकाश होगा, प्लेन पोलराइज्ड होगा तो ही ये होगा। तो बेटा नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है।
प्लेन पोलराइज्ड, बोले तो समतल ध्रुवित प्रकाश। अब तो चलती रहेगी लग रहा है, आज बंद नहीं होगी। पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश किसे कहा जाता है, या पीपीएल किसे कहते हैं? इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से भी जानते हैं। या वो आपसे समतल ध्रुवित प्रकाश पूछे या पीपीएल पूछे, दोनों बातें एक ही होती हैं बेटा। देखो बेटा, पीपीएल क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड या समतल ध्रुवित प्रकाश। कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाले सामान्य प्रकाश को, ये क्या है बेटा आपका प्रकाश स्रोत है, कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाले सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो निकलने वाला सामान्य प्रकाश एक निश्चित तल में कंपन करता है, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। बेटा एक निश्चित तल में जब कंपन करता है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? समतल ध्रुवित प्रकाश। दोबारा देखिए कि जब प्रकाश स्रोत से निकलने वाले सामान्य प्रकाश को जब निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह एक निश्चित तल में कंपन करता है, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? पीपीएल या समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है बेटा एल्कोहल में, वो है बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। एल्कोहल बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, विशेष ध्यान दें बेटा टॉपिक पर। बनाने की विधियां, नंबर फर्स्ट है इसमें एल्कीन के जल योजन से। विशेष ध्यान दें इस टॉपिक को बेटा। एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन क्या होता है? ठीक है चल रहा है भाई। एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित होता है उसे एल्कीन कहा जाता है। जल का मतलब क्या होता है बेटा? HOH, और योग का मतलब, योजन का मतलब होता है बेटा जुड़ना। तो एल्कीन पर किसका जुड़ना? जल का जुड़ना। अगर एल्कीन पर जल जुड़ेगा तो प्रेजेंस आपकी क्या होगी बेटा? तनु H2SO4। तनु H2SO4 की उपस्थिति में एल्कीन पर जल का योग होता है। तो देखिए कि जब दी गई एल्कीन सममित एल्कीन हो और सममित एल्कीन पर जल का योग तनु H2SO4 की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में बेटा? और अगर एल्कीन सममित है तो जल का योग किसकी मर्जी से होगा बेटा? स्टूडेंट की मर्जी से होगा, आपकी मर्जी से होगा। अपन लिख देते हैं कि हमारी मर्जी से। अब इसमें H तो क्या है आपका पॉजिटिव और OH क्या है बेटा? नेगेटिव। आप चाहे नेगेटिव भाग को इस कार्बन पर और पॉजिटिव भाग को इस कार्बन पर, या पॉजिटिव भाग को इस कार्बन पर, नेगेटिव भाग को इस कार्बन पर इजीली जोड़ सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव यहाँ जोड़ रहे हैं, क्यों? आपकी मर्जी चल रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? CH3। और OH को अगर यहाँ के जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड CH2OH, और इसका नाम क्या होगा? एथेनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या है बेटा? एथीन। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है
कि एथीन से एथेनॉल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखिए या एल्कीन के जलयोजन से एल्कोहल का निर्माण कीजिए, तो बात एक ही होती है। क्वेश्चन ये आता है कि यदि दिया गया एल्कीन असम्मित एल्कीन हो तो असम्मित एल्कीन पर किसकी मर्जी नहीं चलती बेटा? स्टूडेंट की मर्जी नहीं चलती। और मर्जी किसकी चलती है बेटा? हमारी मर्जी। बोले तो मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार जल का योग होता है। और मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि बेटा इस नियम के अनुसार ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ते हैं जिधर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बेटा? कम होती है। तो देखो इन दोनों जो पाई बॉन्ड है, यहाँ इधर एक हाइड्रोजन है, इधर कितने? 2। तो नेगेटिव भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन संख्या क्या होती है बेटा? कम। तो आपका बनने वाला जो उत्पाद होगा वो क्या होगा? CHOH CH एंड CH3 और नाम क्या होगा? 2-प्रोपेनॉल। ये क्या है आपका? प्रोपीन। कई बार पूछा भी जा चुका है और जाता भी है कि 1 प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल का निर्माण कीजिए। तो समझ जाना कि एल्कीन के जलयोजन से ये करेंगे तो बेटा इसमें आपका असम्मित एल्कीन और किस में परिवर्तित हो जाता है बेटा? 2 प्रोपेनॉल में। नेक्स्ट है आपका, इसमें बात ये आती है कि सर जो तनु H2SO4 अपन यूज कर रहे हैं, क्यों यूज किया जाता है? तो बेटा इसमें आती है एल्कीन के जलयोजन में क्रिया विधि। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एल्कीन के जलयोजन की क्रिया विधि को समझाइए। एल्कीन के जलयोजन की क्रिया विधि को समझाइए। और वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझना, जो प्रेजेंस अपन यूज कर रहे थे तनु H2SO4 कि ये H2SO4 है, ये H+ आयन डोनेट करके HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो आपका निकलने वाला जो H+ आयन था, ये स्टेप सेकंड में क्या करेगा बेटा कि ये H+ आयन जल से क्रिया करता है। और जल से जैसे ये क्रिया करता है तो जल से क्रिया करके ये हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है बेटा? हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। दोबारा देखिए, ये जो आपका तनु H2SO4 था, ये तनु H2SO4 जैसे ही एल्कीन से क्रिया करता है, इसकी प्रेजेंस में जल जैसे ही एल्कीन से क्रिया करता है तो ये हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ये H+ आयन देता है, HSO4 H जो इसने डोनेट किया वो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। और ये जो आपका हाइड्रोनियम आयन है, ये क्या करेगा बेटा? H+ आयन, ये जैसे ही बेटा ये H इसको एक्सेप्ट करेगा तो देखना CH3 CH एंड CH2 और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? H2O। और क्या बन जाएगा बेटा? ये कार्बोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोनियम आयन। और ये जो आपका कार्बोनियम आयन है, ठीक है, ये आपका जो बनने वाला जो कार्बोनियम आयन है, इस कार्बोनियम आयन से इस कार्बोनियम आयन पर कौन अटैक करता है बेटा? निकलने वाला HOH। और वो जैसे अटैक करता है तो ये क्या बना लेता है? CH3 CHOH, यानी कि ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। और इस ऑक्सोनियम आयन से ये जो निकलने वाला जो H था, जो ग्रहण किया गया था, ये पुनः क्या हो जाता है? H+ आयन में परिवर्तित होता जाता है। और क्या बन जाएगा बेटा आपका? सॉरी, ये क्या था बेटा आपका? ऑक्सोनियम आयन। और ये ऑक्सोनियम आयन में क्या करता है कि बेटा यहाँ से ये जो ये H है, ये H+ पुनः से क्या हो जाता है बेटा? डोनेट हो जाता है और आपका किसका निर्माण हो जाता है? पुनः एल्कीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, दोबारा देखिए कि बेटा ये जो आपका H2SO4 था, तनु H2SO4, ये H+ आयन डोनेट करके HSO4- बनाता है। और ये H जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन में परिवर्तित हो जाता है। जब ये बेटा इससे एल्कीन से क्रिया करता है तो बेटा ये जल निष्कासन के पश्चात कार्बोनियम आयन बनाते हैं। और कार्बोनियम आयन में पुनः बेटा H+ आयन करके डोनेट क्या हो जाता है बेटा आपका? और क्या बन जाता है? एल्कीन। ठीक है,
नेक्स्ट है बेटा आपका कार्बोनिल यौगिकों से। ठीक है, आज तो चल रहा है बहुत बढ़िया। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन से, कि जब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं कि बेटा जब कार्बन द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। कार्बन द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से, कार्बन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन से द्विबंध युक्त द्विबंध, कार्बन जब द्विबंध युक्त ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? कार्बोनिल यौगिक कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं: फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड और आपका बेटा कीटोन। होते क्या हैं देख लीजिए कि जब कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ी होती है उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है, और जब कार्बोनिल यौगिक की एक संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु से एक एल्किल समूह से उसे एसीटेल्डिहाइड कहा जाता है, और जब कार्बोनिल यौगिक की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह से जुड़ी हुई हों उसे एसीटोन, कीटोन या 2-प्रोपेनॉन के नाम से जाना जाता है। अपचयन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। कि जब कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन NiPtPd निकिल प्लेटिनम पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो एक H इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? CH3OH। विशेष ध्यान दो बेटा, 2 H है, एक H जाएगा तो CH3 और एक इधर आएगा तो OH। क्यों? क्योंकि बेटा ये जब बॉन्ड टूटेगा तो एक H इधर और एक H इधर। ठीक है, और क्या बनेगा बेटा आपका? फॉर्मेल्डिहाइड से मेथेनॉल। ऐसे इसका अपचयन कराएंगे तो जैसे ये पाई बॉन्ड प्रेजेंस सेम रहेगी, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो बेटा एक H इधर और एक H इधर, ये CH3 है ना, CH3, इस पे एक H है, एक H और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका? OH, और क्या बन जाएगा बेटा आपका? एथेनॉल। एसीटेल्डिहाइड से एथेनॉल, और यहाँ अपचयन अगर अपन कराएंगे प्रेजेंस सेम रहेगी बेटा NiPtPd, एक H इधर, एक H इधर, क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH3 CHOH, और जब जिस ऐसा कार्बन जिसमें OH समूह उस कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिससे 2 अन्य कार्बन जुड़े हों उसे द्वितीयक अल्कोहल कहा जाता है। नाम क्या होगा? 2-प्रोपेनॉल। आज की क्लास में इतना ही बेटा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे का। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।